सो द फर्स्ट क्लास इज भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था? जैसे कि हमने अपने पिछले क्लास में ही बात किया था, हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, यहाँ कौन सा जीव पाया जाता है, क्योंकि हमने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में इसी पॉइंट को डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पेयजल को, मतलब पेयजल मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं, ठीक है, पीने योग्य पानी जो रहता है उसे हम कहते हैं पेयजल। क्लियर? पेयजल को जीवाणु रहित, पेयजल को जीवाणु रहित मतलब बैक्टीरिया उसमें से, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया जीवाणु, जीवाणु रहित मतलब बैक्टीरिया फ्री। ठीक, तो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लोरीन गैस एंड ब्लीचिंग पाउडर। आपने सुना होगा पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफाई में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन में हमारे जो बैक्टीरियाज रहते हैं, इस क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर से ये सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, और दूषित जल से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, तो वो जल हमारा दूषित नहीं रहेगा, पानी पीने योग्य हो जाएगा। क्लियर? उपयोग में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में नमामि गंगे नामक क्या हुआ था? एक एकीकृत गंगा विकास परियोजना। नमामि गंगे क्या था? एकीकृत, ठीक है, एकीकृत मतलब यूनिफाइड गंगा विकास परियोजना की घोषणा की गई। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस वर्ष में नमामि गंगे प्रोजेक्ट, या वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि एकीकृत गंगा विकास परियोजना के लिए घोषित किया गया था? उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? उस प्रोजेक्ट का नाम था नमामि गंगे। किस वर्ष उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो वो प्रोजेक्ट आया हमारा बजट में किस दिन? वर्ष 2014-15 के बजट में क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण मतलब एनजीआरबीए, एनजीआरबीए का फुल फॉर्म क्या हो गया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किस दिन हुआ? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिन, किस तारीख को नमामि गंगे का राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना प्राधिकरण शुरुआत की गई? तो किस दिन की गई? 20 फरवरी 2009 के दिन ये इसका गठन किया गया। किसका गठन? एनजीआरबीए। एनजीआरबीए का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ओके, नेशनल, देखिए एन फॉर नेशनल, मैं आपको लिख के बता दूं, एन फॉर आपका नेशनल, आर फॉर, जी फॉर गंगा, क्लियर, आर फॉर रिवर, बी फॉर बेसिन एंड ए फॉर अथॉरिटी। क्लियर? तो ये आपका एनजीआरबीए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किस वर्ष हुआ? ये 20 फरवरी सन 2009 को किया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रख्यात वैज्ञानिक, ठीक है, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र क्या है हमारा? यूनाइटेड नेशन, यूएनईपी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्लियर? तो प्रख्यात एक रिनाउंड कृषि एग्रीकल्चर जो थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिस्टर एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूएनईपी की तरफ से, यूएनईपी का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा यूएनईपी ने क्या किया? सम्मानित किया। किससे? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के नाम से एमएस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? यूएनईपी ने। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की एक संघ है, कि एक वो ब्रांच है, ठीक है, उनका एक प्रोग्राम रहता है जो कि हमारे पर्यावरण से संबंधित रहता है। उसे यूएनईपी ने एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ द इकोनॉमिक इकोलॉजी के फादर के नाम से उन्हें क्या किया? सम्मानित किया गया। इस नाम की उनको उपाधि दी गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी? तो आप कहोगे
MS स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। क्लियर? क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बोरलॉग के नाम से कृषि क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, तो आप ये जान जाएंगे कि नॉर्मन बोरलॉग कौन थे। इनका ग्रीन रेवोल्यूशन में MS स्वामीनाथन की तरह ही बहुत बड़ा एक विशेष योगदान था। इन्हीं के नाम पर ही एक कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर एरिया में एक अवार्ड दिया जाता है, जो कि इनके नाम से ही दिया जाता है। उस अवार्ड का नाम होता है बोरलॉग अवार्ड्स। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी देखिए, कुछ पर्यावरण आंदोलन हुए। आंदोलन होते हैं ना, आप सब आंदोलन के बारे में जाते होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ठीक है, हर चीज़ के लिए सरकार अपने आप को, पब्लिक जो जनता रहती है, एकीकृत होके, एक साथ होके अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन करती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आंदोलन हुए जो कि पर्यावरण को लेके हुए, एनवायरमेंट बेस्ड हुए, एनवायरमेंट के लिए हुए। ठीक है, तो ये क्या हुए? एनवायरमेंट आंदोलन के नाम हुए, पर्यावरण आंदोलन के। और ये किस किस ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, कौन कौन इनसे संबंधित थे, वो हैं। तो एक हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। एपिको आंदोलन, ठीक है, एपिको आंदोलन से कौन संबंधित थे? श्री पी हेगड़े। पी हेगड़े हमारे एपिको आंदोलन से संबंधित थे। चिपको आंदोलन आप सब सुने होंगे, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हिस्ट्री में भी है ये। ठीक है, SL बहुगुणा, SL बहुगुणा इज रिलेटेड टू चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट भी आपने सुना होगा, इसी को कहते हैं चिपको आंदोलन, सॉरी मूवमेंट। ठीक है, इस चिपको आंदोलन को ही कहते हैं चिपको मूवमेंट। इससे रिलेटेड व्यक्ति जो थे, संबंधित व्यक्ति SL बहुगुणा जो थे, वो चिपको आंदोलन से संबंधित हमारे। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस थे, मेधा पाटकर, श्रीमती मेधा पाटकर का नाम आपने सुना होगा। ये भी एक फेमस एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट वो होती हैं जो जन कल्याण के लिए आवाज़ उठाते हैं साथ में। ठीक है, बिना किसी सरकार या बिना किसी सरकार के दबाव या किसी पार्टी के मेंबर ना होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से अपने जन के लिए, जनता के लिए काम करते हैं, उन्हें एक्टिविस्ट कहते हैं, एक्टिविस्ट कहते हैं। ठीक है, एक्टिविटी होती है ना, तो एक्टिविस्ट कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो श्रीमती मेधा पाटकर जी जो थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज शुरू हो गया, संस्कृति एंड पर्यटन। ठीक है, कल्चर एंड टूरिज्म, कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक, कल्चर एंड टूरिज्म। अभी तक हमने इकोनॉमिक हम पढ़े हैं, ऑलमोस्ट अपने लास्ट टॉपिक पे इकोनॉमिक्स के हम लोग हैं। हमारा नया टॉपिक है संस्कृति और पर्यटन। ठीक है, नई दिल्ली में 5 अगस्त 1954 को ललित कला एकेडमी, जिसका कि अब नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, 1954 में 5 अगस्त को ललित कला एकेडमी, जिसका कि अब नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, की स्थापना की गई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ललित कला अकादमी की स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कब इसे स्थापित किया गया। तो ललित कला अकादमी जो है हमारी, इंग्लिश में इसे एकेडमी कहते हैं, हिंदी में अकादमी। ठीक है, अकादमी कहा जा रहा है। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 में की गई। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 31 मई, ठीक है, 31 मई 1952 को संगीत नाटक एकेडमी, अकादमी, ठीक है, हिंदी में अकादमी कहेंगे, अकादमी, अकादमी कहा जाएगा, हम लोग नॉर्मली भाषा में एकेडमी बोलते हैं। संगीत कला अकादमी की स्थापना हुई, कब हुई? 1952 में। ललित कला की कब हुई? 1954 में। 1952 में संगीत की, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। नेक्स्ट, नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं हमारे भारत में। नृत्य मतलब डांस, सब लोग जानते हैं नृत्य मतलब डांस। तो हमारे भारत में नृत्य की 2 क्या हैं? अलग अलग प्रमुख शैलियां हैं। एक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, ये शास्त्रीय हो गया हमारा कल्चरल। एक लोक नृत्य, ठीक है, किस जगह का क्या फेमस है, क्लियर हो रहा है।
एक शास्त्रीय, अगर पूछा जाए कि भारत में नृत्य की कौन सी 2 शैलियां हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो गया, यहाँ पे नृत्य की 2 शैलियां हैं, 2 प्रमुख शैलियां हैं। पहला शास्त्रीय, ठीक है, कहते हैं ना शास्त्रीय संगीत, वैसे ही शास्त्रीय नृत्य भी होता है, दूसरा लोक नृत्य। क्लियर? भारतनाट्यम, अब देखिए ये एक एक पॉइंट सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल पॉइंटर क्वेश्चन है, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पीसीएस से लेके आपके एसआई है, टेट है, किसी भी वनडे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होते हैं। 1 पॉइंटर क्वेश्चन है, लेकिन आते ही आते हैं। क्लियर? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम आपका कहाँ का फेमस है? तमिलनाडु का मुख्य नृत्य है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? भारतनाट्यम किस प्रदेश का नृत्य है? किस प्रदेश का है? तो भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। कथकली, कथकली पूछा जाएगा। कथकली हमारा केरल के नृत्य शैली है, ठीक है, कथकली केरल की है, भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु का है। कथकली को, कथक देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, कथक भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित नृत्य को एक अहम शास्त्रीय रूप दिया गया है। कथक नृत्य के बारे में एक बात है, एक विवेचना की गई है कि कथक जो डांस है भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव, मुगल वगैरह जब राज करते थे भारत पे, तो डांस वगैरह का आपने देखा होगा ना, दरबार सजा रहता था, अब लड़कियां डांस करती थी, वहाँ की नृत्यकाएं जो थी, तो उनका एक विकसित, एक डेवलप्ड रूप है, ठीक है, उस समय का। और कथकली आज एक डेवलप्ड, कह दीजिए विकसित और अहम शास्त्रीय रूप है। कौन सा? कथक डांस। क्लियर? ओके। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का मेन डांस है? तो आंध्र प्रदेश। ये आपको मेनली इनमें ये याद रखना है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से संबंधित है। भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु, कथकली हमारा कहाँ का था आप बताइए? आंध्र प्रदेश, ठीक है, कथकली हमारा केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का डांस उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी प्राचीन काल में मंदिरों में नृत्य रूप में प्रचलित था, जो अब समूचे भारत में प्रचलित है, ठीक है। ये कौन सा है? पुराने समय में मंदिरों में जैसी जो डांस करते हुए, आप पुराने मंदिरों में जाइए, पुराने आप अजंता एलोरा टाइप में जाइए, ऐसी जगह पे, पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स पे, तो डांस करते हुए नृत्यकाएं होंगी, डांसर्स की पिक्चर है, वो मेनली कौन सी है? मंदिरों में नृत्य के रूप में प्रचलित था, जो कि अब पूरे भारत में अच्छे से प्रचलित हो गया है, समूचे भारत में। तो उड़ीसा वाला डांस उड़ीसी, ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अनुसूची में भारत के भाषाओं दिया सम्मिलित किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में भारत की भाषाएं स्थित हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएएस के लेवल तक का क्वेश्चन है ये, कि चाहे आईएएस से लेके आपके छोटे से छोटे एग्जाम तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हमारे संविधान के किस अनुसूची में, कितनी अनुसूचियां आप लिख के हमें बताएंगे? उन जितनी भी अनुसूचियां हैं उनमें 22वीं अनुसूची में भाषाओं को वर्गीकृत किया गया है। उन भाषाओं में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को, भारत की 22 जो भाषाएं हैं उनको सम्मिलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 24 मार्च 1987 में की गई। क्लियर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 24 मार्च 1987 में की गई। क्लियर? आइए, भारत के कुल 38 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि 30 सांस्कृतिक हैं। क्लियर? कितने सांस्कृतिक हैं? 30 सांस्कृतिक हैं और 7 जो है प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक मतलब अपने आप नेचुरल फॉर्म से, जैसे नेशनल पार्क वगैरह होता है ना, तो जो 30 हमारे हैं, 38 में से 30 क्या है? कल्चरल है। कल्चरल वो जगह ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, ऐसी जगहों को चूज किया गया है भारत की धरोहर के रूप में। 38 में से 30 हमारी सांस्कृतिक है और 7 क्या है? प्राकृतिक है। और जिसमें कि एक बचा, 38 था, 30 वो हो गया, 7 वो हो गया, बचा एक। तो एक क्या है? मिश्रित श्रेणी में आता है। मिश्रित श्रेणी मतलब वो नेचुरल में भी आएगा, प्राकृतिक में भी आएगा और आपके सांस्कृतिक में भी आएगा। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी विश्व धरोहर शामिल है। विश्व धरोहर में भारत ने कितने स्थान प्राप्त किए, कितने नंबर दिए गए उन्हें?
38 स्थानों को स्थान दिया, 38 स्थलों को स्थान दिया गया है, जिसमें कि 30 सांस्कृतिक है, 7 हमारी नेचुरल है, प्राकृतिक है, और 1 मिश्रित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब देखिए प्राकृतिक श्रेणियों में कौन कौन से हैं। हमारे कितने प्राकृतिक थे, हमने बात की है 7। वो 7 कौन कौन सी धरोहर है? काजीरंगा हमने बताया था कहाँ पर है, इसकी स्थापना 1985 में हुई। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 85 में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 में, नंदा देवी ए फूलों की घाटी उत्तराखंड 1988 में, नंदा देवी फूलों की घाटी 2005। क्लियर? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल, पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स 2012 में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2014 में। क्लियर? तो ये हमारे राष्ट्रीय विश्व धरोहर की 7 प्राकृतिक श्रेणी की स्थल हैं। क्लियर? अब देखिए मिश्रित में कौन सी है? कंचनजंगा। मिश्रित श्रेणी में कौन सा है? कंचनजंगा। मिश्रित का मतलब क्या हुआ? ये कल्चरल भी हुआ और नेचुरल भी हुआ, प्राकृतिक भी हुआ और सांस्कृतिक भी हुआ। क्लियर? चलिए अब राज्यों से संबंधित, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चे, इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिखते चलिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नृत्य, कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण नृत्य हैं ये देखिए। पहला झारखंड, छऊ। ठीक है, छऊ, सरहुल, जाट जाटिन, कर्मा, विदेशिया, ये चारों झारखंड के विशेष और महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। क्लियर? फिर से बता दूं, झारखंड के कौन कौन से हैं? छाऊ, सरहुल, जाट जाटिन और कर्मा और विदेशिया। क्लियर? नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? गढ़वाली, गढ़वाल उत्तराखंड में, इससे आप समझ जाएंगे उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला। ठीक है, रासलीला भी उत्तराखंड में आ रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? तो उत्तराखंड से कौन कौन से हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी एंड रासलीला, ये चारों लोक नृत्य उत्तराखंड से हैं। क्लियर? नेक्स्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी, कोलट्टम, छड़ी नृत्य, घंटा मर्दला। ठीक है, कुचिपुड़ी हम पहले ही पढ़ चुके थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुचिपुड़ी अलग से क्वेश्चन करके आता है। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप किस राज्य का बोलोगे? आंध्र प्रदेश का। क्लियर? इसके बाद कोलट्टम, कोलट्टम हो गया। छड़ी नृत्य, वो छड़ी लेके डांस होता है इसका, और घंटा मर्दला, ये चारों आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर? एमपी, एमपी के कौन कौन से हैं देखिए। मटकी, गणगौर, बधाई, बारेडी, नौराता, अहिरही, अहिराई, भगोरियो, परधौनी, ये सारे एमपी के, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। फिर से मैं नाम बता दूं, मटकी, गणगौर, गणगौर राजस्थान का भी है। क्लियर? वहां पे त्योहार मनाया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मटकी, गणगौर, बधाई, बरेडी, नौराता, अहिराई, भगोरियो, परधौनी, ये 5 जो हैं ये सारे क्या हैं? मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़, अब आइए छत्तीसगढ़ की बारी है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? पांडवानी, पौथी, राउत नाच, सुवा नाच, कर्मा, सैला, ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर? अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट आ गए हम। आजिलामू, रोप्पी, बोइया, हरकानी, पोपीर, चालो, पोनुंग, रेखमापाड़ा, शेर और मोर नृत्य, ये सारे जितने भी अजीबो नाम के नृत्य हैं, इस टाइप के सारे लोक नृत्य हमारे अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं। क्लियर? ओके, नाउ हिमाचल। हिमाचल के डंडा नाच, छपेली, डांगी, छाम, धमान, लोसर, सोना, नटी, ये सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गोवा, ओके गोवा आ गए हम लोग। चलिए, मांडो, फुगदी, गौव, घंकर, लैम्प आदि नृत्य कहाँ के फेमस है? ये सारे डांसेस हमारे गोवा के। थोड़े अजीब नाम है, ये इतने कॉमन नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अगर कभी बाय चांस पूछ लिया जाए तो गलत ना हो, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं अलग से इसीलिए बता दे रही। क्लियर? ओके, असम, आगे असम पे हम बिहू, इंपॉर्टेंट नाम बता रही थी। बिहू, बोडो, ये असम की क्या है? जनजातियां भी हैं, इसलिए
भूलना नहीं। नट पूजा भी इंपॉर्टेंट है। तो असम के 3 डांस तो आपको इंपॉर्टेंट है ही। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले ही एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जो चीज़ पूछे जा चुके हैं मतलब रिपीटिशन की उनकी संभावना होती है, और नए क्वेश्चन तो कब कहाँ से कौन पूछ ले हम आप नहीं जानते। क्लियर? तो हमें याद तो सब रखना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो शायद पूछे दोबारा जा सकते हैं। क्लियर? ओके, सो असम का बिहू, बोडो, नट पूजा, महारास, दिमसा, ये सारे असम के क्या है हमारे प्रमुख नृत्य हैं। ओके, बंगला, पश्चिम बंगाल आ गए। काठी, जात्रा, बाउल, कीर्तन, ढाली, ये सारे पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। केरल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? हम पहले भी इसको अलग से पढ़ चुके हैं। ओके, इसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है हमारे भारत का। कथकली किस राज्य से रिलेटेड है? तो केरल से। केरल के 2 और डांस हैं, नृत्य हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ओट्टम और दूसरा मोहिनीअट्टम। ओट्टम और मोहिनीअट्टम दोनों ही नृत्य के केरल के महत्वपूर्ण नृत्यों में से एक है, जिसमें कि कथकली, ओट्टम, मोहिनीअट्टम और एक थुलाल भी। क्लियर? तो कथकली गलती से भी आपको नहीं भूलना है। मेघालय, लाहो, बांग्ला, लाहो और बांग्ला मेघालय के 2 प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर? मणिपुर, मणिपुर में बहुत सिंपल, मणिपुर का डांस कौन सा है? मणिपुरी। ठीक है, जो डांस मणिपुर में किया जा रहा है वो मणिपुरी। लाई हराओबा, ठीक है, दूसरा है लाई हराओबा। कबुई, माओ, नागा, थांगा, ठीक है, ये कहाँ के? हमारे मणिपुर के। ओके, नाउ नेक्स्ट नागालैंड, सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। नागालैंड में चोंग, खेवा, लीम, नुरालीम आदि, ये सारे अजीबो नाम जो हैं ये सारे हमारे भारत के अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य हैं। क्लियर? आइए, जब तक हमारे आपके रीजन का नहीं आएगा हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना है ही, एग्जाम में आना है ही। जो हम नहीं सुने रहते हैं पेपर में वही आता है, तो आपको करना पड़ेगा ही। ठीक है? ओके, नेक्स्ट उड़ीसा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल। उड़ीसा का डांस उड़ीसी हम पहले ही पढ़ चुके, जो नृत्य मंदिरों में किया जाता था, मंदिरों के लिए प्रचलित था, उड़ीसी। ठीक है? गोतीपुआ, घाप, घूमरा, मयूरभंज, मयूरभंज एक वहाँ की जगह भी है। छाऊ आपने सुना होगा, डंडा नाच एक जगह पहले भी आ चुका है। क्लियर? तो ये सारे डांस हमारे उड़ीसा राज्य में फेमस हैं। ओके, महाराष्ट्र आ गए। चलिए, कुछ नहता सुनना हमारे आपका रहेगा। छलावनी, ओके, लावनी, जो मराठी साड़ियाँ पहन के 10 मीटर का डांस होता है ना, दैट इज लावनी। ओके, मराठी डांस जिसे हम कहते हैं, तो हमारा जो मराठी का टिपिकल लोक नृत्य होता है उसका नाम होता है लावनी। ओके, नाट्टा, कोली, ललिता, तमाशा। ओके, तमाशा इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तमाशा नाम का नृत्य भी महाराष्ट्र में किया जाता है। दही कला, 10 अवतार, पोहादास, ठीक है, ये सारे महाराष्ट्र राज्य के क्या हैं? प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर? ओके, नाउ कर्नाटक, कर्नाटक का यक्षगान, कुनिता, करगा, लांबी, वीरगस्से, ये सारे जो हमारे यक्षगान, कुनिता, करगा, लांबी, वीरगस्से, ये सारे हमारे कर्नाटक के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट गुजरात, अब देखिए इंटरेस्टिंग आएगा। गरबा हम सब लोग जानते हैं, गरबा। ओके, डांडिया हम लोग डांडिया भी जानते हैं। तो गरबा, डांडिया, ये सारे क्या हैं? हमारे गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, जिनके हम नाम भी सुने हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। टिप्पानी, ओके, गुजरात में और भी कई प्रकार के लोक नृत्य हैं, टिप्पानी, भवई, पधार आदि। तो गुजरात में भी 5 तरीके के 5 प्रमुख लोक नृत्य हैं, इसमें कि गरबा, डांडिया आप सब जानते हैं, बाकी के 3 टिप्पानी, भवई, पधार आदि। क्लियर? ओके, पंजाब, कोई ऐसा नहीं होगा जो भांगड़ा नहीं जानता। ओके, कोई ऐसा हो तो मुझे बताना उसमें कमेंट बॉक्स में कि मैं भांगड़ा नहीं जानता। क्लियर? तो गुजरात, भांगड़ा, गिद्दा, लुद्दी, धमाल, ये चारों लोक नृत्य कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। किसी को बोलने करने की जरूरत नहीं है कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। क्लियर? तो पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, लुद्दी, धमाल आदि पंजाब के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर? नाउ राजस्थान, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, घूमर, घूमर सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े मटके वटके रख के लेडीज गोल गोल करके घूमती हैं, दैट इज योर घूमर डांस। घूमर डांस इज फेमस इन राजस्थान।
राजस्थान का बहुत ही प्रमुख और फेमस लोक नृत्य को हम क्या कहते हैं? घूमर। दूसरा कालबेलिया, ये भी राजस्थान का बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, नृत्य है। पानीहारी, तेरह ताली, एरा चकारी, ऐसा अजीब अजीब से नाम है। फिर से बता रही हूँ, राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, पनिहारी, तेरह ताली, एरा चकेरी, ये सारे, एरा चाकरी, ये सारे क्या हैं? आपके राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। क्लियर? ओके। मिजोरम के कौन कौन से हैं? खुल्लम, चिराव, सोलंकी, चैलम, लांगलाम, ये सारे हमारे मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओके। जम्मू एंड कश्मीर, आगे हम लोग कश्मीर पे। राउफ, कश्मीरी डांस को क्या कहते हैं हम? राउफ, कूद, डांडी नाच, दमाली, ये तीनों क्या हैं? जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख नृत्य हैं। कौन कौन से? राउफ, कूद, डांगी नाच एंड दमाली। क्लियर? तमिलनाडु पहले ही कर चुके हैं, भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम, करगम, कुलट्टम, कावड़ी, ये सारे तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओके, आ गए हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ के मुझे आप बताइए कि यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से, आप कौन कौन से करते हो? रासलीला, रासलीला एक जगह और कहाँ पे मैंने बताया था, इसीलिए सर्कल किया था। रासलीला, नौटंकी, चरकुला, रसिया, जैता, ये पांचों हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इसको आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। इनमें से तीन नाम ये देंगे, एक नाम डाल दिया जाएगा हमारा चरकुला की जगह चिराव, और कहा जाएगा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य नहीं है। तो जब आपको सारे नाम आते रहेंगे ना, तो आप फट से इसको बाहर कर दोगे कि नहीं, ये हमारा लोक नृत्य नहीं है। क्लियर? तो ये सारे हमारे भारत के प्रमुख लोक नृत्य थे, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको अलग से मार्क कराए हैं, प्लीज उसका नोट बना लेना, उसको याद रखना। क्लियर? चलिए, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 1950 में राष्ट्रीय संग्रहालय मतलब म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना सन 1949 में की गई। क्लियर? राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि, ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई? 1954 में। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाए हैं अभी तक, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज आपको दे देगा। संग्रहालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब की गई, तो यू हैव टू नो इट, आपको जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट या प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना कब की गई? 1976 में। तो 1976 में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। क्लियर? ओके। अब देखिए, भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाली लग्जरी ट्रेनें, कुछ ऐसी लग्जरी ट्रेनें, आप ट्रेन जानते हैं, कुछ पैलेस ऑन व्हील आपने सुना होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल पहला वही दिया है, लग्जरी ट्रेनें, कि वो ट्रेन में ही आपको 5 स्टार होटल की सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये क्यों? बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं, हमारे देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब बाहर के लोग आएंगे तो हमारे प्रयागराज में या दुरंतो में नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहाँ तो जेट पे बैठे हुए आए हैं। तो उन्हें वो लग्जरी फीलिंग देने के लिए, लग्जरियस फीलिंग देने के लिए क्या है, हमारे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी लग्जरी ट्रेनें चलाई गई। तो मेन लग्जरी ट्रेनों का नाम क्या है, ये देखिए, पैलेस ऑन व्हील। नाम से ही है कि पूरा पूरा राजमहल टायर पे, व्हील्स पे पूरा राजमहल, इसीलिए इसका नाम क्या है, पैलेस ऑन व्हील्स। दूसरा, द महाराजा एक्सप्रेस। क्लियर? द गोल्डन चैरियट, ये मेनली आपकी ना राजस्थान साइड है, आपका आगरा साइड है, इधर की तरफ चलती है। क्यों? मेनली टूरिस्ट पॉइंट, बाहर के टूरिस्ट उन्हीं जगहों में आते हैं, तो मेनली उधर चलती है। बाकी और भी है, द डेक्कन ओडिसी वगैरह साउथ की है। ओके, तो पैलेस ऑन व्हील्स, द महाराजा एक्सप्रेस, द गोल्डन चैरियट, द डेक्कन ओडिसी। देखिए, द डेक्कन ओडिसी ट्रेन में पूर्णतः 5 सितारा होटल की सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब जो डेक्कन ओडिसी है ना, इस ट्रेन में टोटल प्रॉपर जो 5 स्टार में जितनी भी फैसिलिटी रहती है, वो इस डेक्कन ओडिसी ट्रेन में उपलब्ध है। द फेरी क्वीन, द राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील, ठीक है, तो राजस्थान ऑन व्हील्स मतलब पूरा राजस्थान व्हील्स के ऊपर, मतलब जितने भी किले वगैरह राजमहल हैं, इनको आपने क्या किया है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
ट्रेन में पूरा पूरा राजमहल बनाया गया है, ट्रेन को ही पूरा 5 स्टार होटल बना दिया गया है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, संस्कृति एवं पर्यटन संस्थान। अब देखिए कौन कौन सी एकेडमी कहाँ कहाँ पे किस किस स्थान पे स्थापित है, उसको एक बार देख लें। ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स हम पढ़ चुके थे। ललित कला की कब हुई थी स्थापना, बताइए जल्दी से। 1952 में, 54 में। क्लियर? तो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना तो छोड़ दीजिए, कहाँ पर है ये? हमारा ललित कला एकेडमी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी, उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी कहाँ है? भोपाल। संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पर है? हमारा न्यू दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ? हमारा डांसिंग स्कूल, न्यू दिल्ली में। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स 1984 एस्टेब्लिशमेंट, न्यू दिल्ली में ये भी है। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, सांस्कृतिक संसाधन और परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? न्यू दिल्ली में। मेनली सारी चीजें न्यू दिल्ली में ही है बिकॉज ऑफ द कैपिटल। ठीक है। रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, जिसका कि इंग्लिश में रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, तो रामकृष्ण मिशन से आप टिक लगा लीजिएगा। इट इज सिचुएटेड इन कैलकाटा, कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में। ठीक है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है इसका? न्यू दिल्ली में। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कई बार पूछा गया है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? हमारा कोलकाता में। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट चीज है, कुछ हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, कब कब कौन कौन सी चीजें मनाई जाती है। अब हम अपने अपने अर्थव्यवस्था पे इकोनॉमिक्स की क्लास पे एंड पे आ रहे हैं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, MNRI। ठीक है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, क्यों? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है। 25 जनवरी को 2 चीज बनाई जाती है, नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर्स डे। क्लियर? 26 जनवरी हम सब जानते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। 30 जनवरी को शहीद दिवस। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को वानिकी दिवस। 22 मार्च जल दिवस, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, मेक अ नोट। 22 मार्च को जल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट, 22 मार्च को जल दिवस था, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर्स डे, इंपॉर्टेंट है। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। 5 जून इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। क्लियर? 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे। क्लियर? 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। 29 जुलाई 11 जुलाई इज इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टिक कर दे रही हूँ, प्लीज मेक अ नोट। ओके। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है। और 12 जनवरी को क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस। कंफ्यूज मत होइएगा, 15 अगस्त को बताने की जरूरत नहीं क्या होता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यानचंद जी का जन्मदिन के दिवस पे। 5 सितंबर को क्या होता है, कोई जरूरत नहीं बताने की। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 5 सितंबर को, 8 सितंबर को, सॉरी 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी दिवस। 16 सितंबर इंपॉर्टेंट, ओजोन दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 8 अक्टूबर को वायु सेवा दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यूएन दिवस, यूएनओ डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि। 14 नवंबर को आप सबको पता है क्या होता है, बाल दिवस। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। 10 सितंबर इंपॉर्टेंट
10 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस। क्लियर? तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट दिवस थे। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 26 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। तो ये हमारे अभी तक के सारे इंपॉर्टेंट दिवस थे। क्लियर? अब ये नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ओके सो ये हमारे मेन पॉइंट बचे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास को क्या करना है, इसी में आज कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन है? आपको पता होना चाहिए, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। ओके, प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। प्रथम प्रधानमंत्री महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। ठीक है। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, यू शुड नो द नेम, पुनीता अरोड़ा। ठीक है, पुनीता अरोड़ा इनका नाम था। महिला एयर वाइस मार्शल बी बंदोपाध्याय, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला, बहुत इंपॉर्टेंट, श्री आरती साहा। क्लियर? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। नोबेल पुरस्कार प्रथम प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। ओरिजिन से यहाँ नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारा अपने लाइफ का, जीवन का मैक्सिमम जो टाइम था वो भारत में व्यतीत किया था, मदर टेरेसा। एवरेस्ट पे लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव। देश की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी फ्रॉम केरल। ओके, ये केरल की थी, जो कि क्या थी, भारत की प्रथम सेशन कोर्ट की जज थी। अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला हमारी श्रीमती नीरजा बनोरजी। ओके ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये कौन थी? इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में पहली बार एज अध्यक्ष गई थी। ठीक है। एवरेस्ट शिखर पे पहुंचने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। 7 प्रमुख सागर तैर के पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली एकमात्र अभी तक की महिला जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। ओके, जो आईएएस थी वो अन्ना जॉर्ज थी। भारत की पहली लेडी आईपीएस श्रीमती किरण बेदी। ओके, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम, मतलब पहली रिपोर्टर, जो न्यूज स्पीकर वाचक, प्रथम भारतीय महिला प्रतिमा पुरी। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, बहुत इंपॉर्टेंट, देविका रानी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला। क्लियर? प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त, मदर ऑफ संजय दत्त एंड वाइफ ऑफ मिस्टर सुनील दत्त। ओके, नरगिस दत्त। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी ये फेमस थी। कौन? सरोजनी नायडू। प्रथम महिला ग्रेजुएट, फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट ऑफ इंडिया कादम्बनी गांगुली एंड चंद्रमुखी बसु। प्रथम महिला मेयर हमारी तारा चेरियन। क्लियर? मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। क्लियर? अभी कौन बना है आप बताएंगी तुरंत हमें। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कलरम मलेश्वरी। ठीक है, इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज। हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस श्रीमती लीला सेठ, शी इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अर्जुन एवं राजीव गांधी रत्न दोनों से संबंधित पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कुंज रानी। ठीक है, इनका नाम क्या है? जिन्होंने क्या मिला है? अर्जुन अवार्ड मिला है और राजीव गांधी अवार्ड भी मिला है। क्लियर? मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी कौन है? आफ्टर इंडिपेंडेंस राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली सेंट्रल मिनिस्टर बनी थी। ठीक। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज मीरा साहिब फातिमा बीबा। क्लियर?
तो चिल्ड्रन यहाँ से आज का आपका इकोनॉमिक्स से सारे क्लासेस कंप्लीट हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।